जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश किया जा चुका है और आमजन में इस बिल को लेकर बेहद उत्सुकता है और सभी ये जानना चाहते हैं कि इस बिल में नया क्या है और क्या सरकार ने इसमें करदाताओं के लिए कोई राहत प्रदान की है। तो आइए जानते हैं नए इनकम टैक्स बिल के बारे में और चर्चा करेंगे एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज में इनकम टैक्स बिल 2025 के विभिन्न प्रोविजंस के बारे में। इस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज में हम इस नए बिल के बारे में सिलसिलेवार जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस न्यू बिल, जो कि इस बिल को पुराने एक्ट से अलग करता है या एक नई पहचान देता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब भी कोई नया एक्ट पुराने एक्ट को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है तो नए एक्ट के लागू होने के बाद पुराना एक्ट रिपील हो जाता है और नए एक्ट में रिपील के प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जो कि आपको इस नए एक्ट में भी देखने को मिलेंगे। इस बिल की खास बात यह है कि पुराने एक्ट को कंसोलिडेटेड और सिंप्लीफाई करने की कोशिश इस नए बिल में की गई है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स लॉ को एक फ्रेश और नए रिजुविनेटेड अवतार में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सेक्शंस की संख्या को कम किया गया है और साथ ही लैंग्वेज को भी सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि पुराने एक्ट में जो लैंग्वेज समझने में कहीं कहीं कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती थी वो दूर करने की कोशिश की गई है। और अभी तक जितना भी मैंने ये बिल पढ़ा है तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि ये बिल काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसके अलावा कुछ पुराने और रिडंडेंट प्रोविजंस को समाप्त करने की कोशिश भी इस नए बिल में की गई है। इस बिल की एक खास बात यह है कि इसमें पुराने एक्ट की तरह जगह जगह एक्सप्लेनेशन से प्रोवाइजर्स नहीं दिख रहे हैं। यानी सरकार ने इस बिल के जरिए इनकम टैक्स के जटिल एक्सप्लेनेशंस एवं प्रोविजोस की परंपरा को भी समाप्त करने की कोशिश यहां पर की है। पुराने एक्ट में लगभग 1200 प्रोवाइजोस एवं लगभग 900 एक्सप्लेनेशंस थे, जिन्हें पूरी तरह हटाकर सब सेक्शंस और सब क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया गया है। ये निश्चित रूप से सिंप्लीफिकेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि चूंकि इनकम टैक्स लॉ में जो भी मेजर चेंजेस होते हैं वो हर साल बजट के बाद फाइनेंस एक्ट द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इस नए बिल में प्रोविजंस का मेजर चेंज तो देखने को नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से पुराने एक्ट की कमियों और कॉम्प्लिकेशंस को ये बिल दूर करता है। इसलिए मैंने कहा कि इस नए बिल को हमें इनकम टैक्स कानून के नए अवतार के रूप में देखना चाहिए। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन निकल कर आ रहा है वो ये है कि नया बिल रिजुविनेटेड एवं सिंप्लीफाइड जरूर है और इस नए बिल के एक्ट के रूप में बदल दिए जाने के बाद हम सभी को इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स लॉ समझने में आसानी जरूर होगी एज कंपेयर टू द ओल्ड लॉ। ये नया बिल कब से एप्लीकेबल होने जा रहा है? इस बिल के अनुसार नया इनकम टैक्स एक्ट 1/4/2026 से प्रभावी होगा। इस नए बिल में एक महत्वपूर्ण बदलाव है असेसमेंट ईयर के स्थान पर टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट। जी हाँ, टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस नए बिल के सेक्शन 3 में, जिसमें टैक्स ईयर की डेफिनेशन दी गई है। तो जानते हैं कि टैक्स ईयर से क्या मतलब होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में इनकम टैक्स लॉ में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। फॉर एग्जांपल, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है और हम सभी असेसमेंट ईयर 23-24 की टैक्सेबल इनकम को असेसमेंट ईयर 24-25 में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके मुताबिक टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 12 महीनों के टैक्स पीरियड से होगा। यानी हर टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा और इस नए बिल में असेसमेंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर की कोई रेफरेंस नहीं दी गई है, जिससे ये साफ है कि इस नए बिल के जरिए सरकार की मंशा पुराने कॉन्सेप्ट को टैक्स ईयर के नए कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करने की रही है। दूसरा बड़ा चेंज करदाताओं के रेसिडेंशियल स्टेटस में किया गया है। वर्तमान इनकम टैक्स लॉ में रेसिडेंशियल स्टेटस के अनुसार करदाताओं पर टैक्स लेवी की जाती है और रेसिडेंशियल स्टेटस को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में डिवाइड किया गया है। उपरोक्त के अनुसार ही टैक्स लेवी की जाती है। जैसे रेसिडेंट पर्सन को इंडियन और फॉरेन दोनों ही इनकम पे टैक्स देना होता है, जबकि नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम पर। लेकिन अब नए बिल में ये जटिल प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं, जो कि वेलकम चेंज है, क्योंकि इन जटिल प्रावधानों एवं इनसे जुड़ी कंडीशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और अब इसको सिंप्लीफाई करके रेसिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। यहाँ गौरतलब है कि नए बिल में पुराने रेसिडेंशियल स्टेटस की श्रेणियां नहीं हैं, यानी अब रेसिडेंशियल स्टेटस को इन 3 श्रेणियों में नहीं बांटा जाएगा। जहां तक हेड्स ऑफ इनकम की बात है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है और हेड्स ऑफ इनकम को यथावत रखा गया है, यानी नए बिल में भी वही 5 हेड्स ऑफ इनकम रखे गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की। इस हेड में क्या क्या डिडक्शन सैलरी टैक्स पेयर को अवेलेबल होंगे, इसका उल्लेख नए बिल के क्लॉज या सेक्शन
19 में किया गया है। इस क्लॉज के अनुसार सैलरीड इंडिविजुअल्स को नई टैक्स रेजिम ऑप्ट करने पर 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध होगा, और वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करने पर यह डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 तक ही अवेलेबल होगा। तो इस तरह से साफ है कि अगर सैलरीड इंडिविजुअल नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो उन्हें 25,000 का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त होगा, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने में उन्हें मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये भी जान लें कि हाल ही में बजट में नई टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब्स में जो बदलाव किए गए थे वो सब इस नए इनकम टैक्स बिल में इंकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। तो ये थी नए बिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आने वाले वीडियोस में हम इस नए बिल के अन्य अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा जारी रखेंगे। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए बिल की एक और चर्चा के साथ। धन्यवाद।